नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे मंजूरी दी थी, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। इसके अतिरिक्त 12 अनुसूची और 3 परिशिष्ट भी शामिल हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं भारतीय संविधान की इस श्रृंखला को कई भागों में प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से लिखी गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ईतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग का शीर्षक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, राज्य और संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा क्षेत्र बताए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। संविधान की पहली अनुसूची में कुल 28 राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र तथा 9 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा विस्तार का वर्णन है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में बताऊंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना और संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकेगी तथा किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के बारे में बताऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे तथा अनुच्छेद 4(2) के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चौथी अनुसूची में राज्यों
और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है और संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हमारे संविधान के भाग 2 का शीर्षक नागरिकता है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हैं। संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिक होने की शर्तों के बारे में बताया गया है, जिनमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता या भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और क जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ख जिसकी माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ग जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 6 के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ पर पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि क वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और ख 1 उसने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया हो और प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या 2 उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है और आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा है। आवेदन किए जाने पर भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, भारत का नागरिक होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति पुनः किसी अनुज्ञा के अधीन भारत को प्रव्रजन करता है तो उसे अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति या उसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था और बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह जिस देश में तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9, 10 और 11 के बारे में बताऊंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। तथा संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के भाग 3 का शीर्षक मूल अधिकार है। इसमें कुल 24 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद
तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग की उपबंधों से असंगत हैं, तथा अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। जय हिंद। नमस्कार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त पहला मूल अधिकार समता का अधिकार है। इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की सम्मत क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, तथा अनुच्छेद 15 के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें दुकानों और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश में विभेद पर प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार दिया गया है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसे दंडनीय बनाया गया है, तथा अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। साथ ही कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। संविधान प्रदत्त दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 के द्वारा वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 के द्वारा कोई भी पेशा चुनने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों के लिए युक्त निबंधन करने से निवारित नहीं करेगी। जय हिंद, जय। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रयुक्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्त्र का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रयुक्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगी। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि की अधिवक्ता से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अन्य देशी शत्रु या निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होगी तथा निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें 2 अनुच्छेद 23 और 24 शामिल हैं। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिबंधित किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 23(2) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। तथा अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान प्रदत्त चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हैं। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तथा अनुच्छेद 25(2) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है और ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को क धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, ख अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, ग जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और घ ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। तथा संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु संविधान के अनुच्छेद 28(2) के अनुसार अनुच्छेद 28(1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। तथा संविधान के अनुच्छेद 28(3) के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में
या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय नागरिकों को संविधान प्रदत्त 5वां मूल अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। इसके अंतर्गत कुल 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तथा संविधान के अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मूल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान प्रदत्त 6ठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा भारतीय नागरिक उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, अधिकार परीक्षा और उपरेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में यह बताया गया है कि संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के या आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में निर्बंधन कर सकेगी, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। तथा संविधान के अनुच्छेद 34 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब संसद विधि द्वारा क्षतिपूर्ति तथा सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समापहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। यह अधिकार राज्यों के विधानमंडल के पास नहीं होगी तथा उन कृत्यों के लिए जिन्हें अपराध घोषित किया गया है दंड निर्धारित करने के लिए
संसद कानून बनाएगी और भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी भी सजा का प्रावधान करने वाला कोई कानून किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा। जय हिंद। नमस्कार। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत कुल 16 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में राज्य का अर्थ वही है जो कि भाग 3 में है, तथा अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। एवं अनुच्छेद 38 में राज्यों को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने, राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों और आर्थिक असमानता समाप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है, जहां मौलिक अधिकार हमें सुनिश्चित रूप से मिले हुए हैं और इसके उल्लंघन होने पर हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व न्यायालय विचाराधीन न होते हुए भी राज्यों को इसका पालन करना उनकी कर्तव्य के रूप में बताया गया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 39 राज्यों को सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन साधन उपलब्ध कराने, सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों के समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, स्वास्थ्य और विकास के अवसर, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में राज्य को उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि की, उद्योग की या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली कार्य की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करने के लिए निर्देशित करता है और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा तथा अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों तथा अनुच्छेद 41 में राज्यों को अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करने के लिए कहा गया है। एवं अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44, 45 और 46 के बारे में।
अनुच्छेद 44 में राज्य को भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने के लिए प्रयास करने को निर्देशित किया गया है तथा अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है एवं अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा का निर्देश देता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य को नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है तथा राज्य को मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिबंध करने का निर्देश दिया गया है एवं अनुच्छेद 48 में राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने, विशेषतः गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक पशुओं की नस्लों की परिरक्षण और सुरक्षा के लिए और उनके वध का प्रतिबंध करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा अनुच्छेद 48 का में राज्य को देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करने के लिए निर्देश दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 49, 50 एवं 51 के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, बैन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी तथा अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने के लिए राज्य को कदम उठाने के लिए कहा गया है एवं अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने के लिए निर्देशित किया गया है। नमस्कार। भारतीय संविधान की भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़ रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले तथा यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या प्रतिपालन के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की भाग 5 के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत कुल 5 अध्याय हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका के बारे में है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 कार्यपालिका में कुल 27 अनुच्छेद 52 से लेकर
अनुच्छेद 78 तक है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा तथा संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें क संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और ख राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे तथा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए तथा संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और गुप्त मतदान होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ग राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तथा अनुच्छेद 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद धारण कर चुके व्यक्ति को संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनर्निर्वाचन का पात्र बताया गया है। अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और ग लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है। परंतु कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। जय हिंद। नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। साथ ही राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे तथा राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष इस प्रारूप में शपथ लेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। मैं अमुक नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, परंतु ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है और उस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट नहीं किया हो।
तथा उस संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। संसद के एक सदन द्वारा लगाए गए महाभियोग आरोप को दूसरा सदन अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। अनुसरणोपरांत आरोप सिद्ध होने पर तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने पर महाभियोग पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा तथा संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा एवं राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र 6 मास के भीतर कराना होगा तथा निर्वाचित व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 65(1) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुए रिक्त की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसे रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 65(2) के अनुसार जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालेगा। एवं अनुच्छेद 65(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति को इस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्नतियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार बंद नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। जय हिंद। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक दल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 66(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और इस संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो तथा अनुच्छेद 66(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उच्च सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारों के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिससे लोकसभा सहमत है पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 68(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुए उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात तथा शीघ्र किया जाएगा और निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति व
अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस प्रारूप में शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में संसद को अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन करने के लिए ऐसे उपबंध करने के लिए जो ठीक समझे अधिकार प्रदान किया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 71(3) के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। अनुच्छेद 71(4) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जय हिंद। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी, जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है या जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। राष्ट्रपति की ये शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा इस अनुच्छेद की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदान शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 73(1) के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और ख किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड ख में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है तथा अनुच्छेद 73(2) के अनुसार जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात की होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा तथा संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी।
संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।